दोस्तों, ईरान के आगे आखिरकार ट्रंप समर्पण करते हुए दिख रहे हैं और शायद इसीलिए पहली बार ट्रंप ने संकेत दिए, साफ इशारे किए हैं कि वो ईरान के साथ युद्ध जल्दी खत्म कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं, द एंड ऑफ द स्टोरी। और मिडिल ईस्ट के बड़े न्यूज़ चैनल अल जजीरा के मुताबिक खबर जो ब्रेक की है, ट्रंप ने खुद खुलासा किया है कि तेहरान में जो आसिम मुनीर और ईरान की हुकूमत से बातचीत हो रही थी, उसमें न्यूक्लियर डील पर फाइनली सहमति बन गई है। दोनों पार्टी एग्री कर रहे हैं और हो सकता है कि ईरान की कई शर्तें अब मिस्टर ट्रंप मान लें, अल जजीरा का कहना है। अब दोस्तों, अंदर का सच ये है कि ट्रंप के एजेंट आसिम मुनीर, जी हाँ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ न समझिए, इनको इस वक्त ट्रंप का खास एजेंट मानिए। ट्रंप ने आसिम मुनीर को एक खास पैगाम लेके, बल्कि यूं कहूं एक ऑफ़र लेकर तेहरान भेजा था 2 दिन पहले, और वहां पर आसिम मुनीर की ईरान की हुकूमत से बात हुई, वहां की आर्मी से बात हुई, जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के कालीबाफ, उनसे बातचीत हुई और उन्होंने जो ऑफ़र दिया आसिम मुनीर ने ट्रंप की तरफ से, और इस ऑफ़र में कुछ ऐसे बातें थीं जो बहुत फ़ायदेमंद थीं ईरान के लिए, और इसलिए ईरान ने भी कहीं ना कहीं सहमति जता दी है। और शायद इसीलिए ट्रंप ने पहली बार पत्रकारों से कहा कि जल्द ही ईरान के साथ मैं बातचीत करने जा रहा हूं, यानी अमेरिका ईरान की बातचीत हो रही है, इस्लामाबाद में फिर से बातचीत होगी। ट्रंप ने कहा है कि डील साइन हो सकती है, और डील साइन होगी तो ट्रंप खुद इस्लामाबाद जाएंगे और डील साइन करेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं पत्रकारों से। Islamabad, I might go. Yeah. If the deal is signed in Islamabad, I might go. अब दोस्तों, चाइना का, रशिया का, ईरान का इतना ज़्यादा प्रेशर ट्रंप पर था, अगर हम मिलिट्री ऑपरेशन की बात करें, कि ट्रंप को झुकना ही पड़ा। दरअसल इस्लामाबाद में जो टॉक्स टूट गई थी पहले दौर की, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि कालीबाफ जो स्पीकर हैं ईरान के, उन्होंने जेडी वांस जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनसे कहा कि भाई पहले आप लेबनान में युद्ध बंद कराइए, पहले आप नेतन्याहू को रोकिए, इजराइल के प्रधानमंत्री को रोकिए, हमले बंद करें, तब हम बातचीत करेंगे। और उसके बाद ट्रंप को बात समझ में आ गई कि उन्हें सबसे पहले लेबनान में युद्ध रोकना पड़ेगा। अल्टीमेटली ट्रंप ने, ऐसा कहा जाता है, नेतन्याहू को फ़ोन किया, हीटेड एक्सचेंज हुए, गर्मा गर्मी भी हुई, एक तरह से लताड़ा उन्होंने अपने चेले नेतन्याहू को। और उसके बाद जब लेबनान और इजराइल के बीच कल कंप्रोमाइज़ हो गया, सीज़ फायर हो गया, अब ट्रंप नेतन्याहू को बुला रहे हैं, लेबनान के लीडर्स को बुला रहे हैं, खुद व्हाइट हाउस में वो डील साइन करने जा रहे हैं। और जब लेबनान में खुशियां मनने लगीं, लाखों लोग लेबनान, बेरूत छोड़कर पड़ोसी देशों में चले गए थे, वो वापस अब लौट रहे हैं। ईरान को ये बात अच्छी लगी कि कम से कम ट्रंप ने उनकी शर्त मानी, और शायद यहीं से एक रास्ता बनने लगा डील के लिए, न्यूक्लियर डील के लिए। लेकिन सच्चाई ये भी है कि ट्रंप के पीछे एक और बड़ा दबाव था, एक ऐसा दबाव था जहां ट्रंप अगर इस युद्ध को फिर से शुरू करते ईरान के साथ, तो बुरी तरह फंसते, बुरी तरह अपमान होता ट्रंप को, बुरी तरह बेइज्जती होती अमेरिकी सेना की। और ये जो दबाव था, उसने मजबूर कर दिया मिस्टर ट्रंप को कि बेहतर ये होगा कि डील कर ली जाए। वैसे भी ट्रंप प्रॉपर्टी डीलर रहे हैं, अगर उनका पेशा देखें राजनीति से परे हट के, तो वो बिल्डर रहे, कंस्ट्रक्शन कंपनी उनकी थी, और इसलिए वो धंधे को समझते हैं, नफ़ा नुकसान समझते हैं, उनको बहुत इसमें नुकसान दिख रहा था, इसलिए वो झुक गए, अल्टीमेटली समर्पण कर दिया उन्होंने इसलिए ईरान के आगे। अब वो असली दबाव क्या था, ये मैंने अमरीश मिश्रा साहब से पूछा, जो ईरान के भी एक्सपर्ट हैं, मिडिल ईस्ट के भी एक्सपर्ट हैं, खुलकर बातचीत करते हैं, अंदर की बातें बताते हैं, क्योंकि ईरान की जो आप कह सकते हैं मिलिट्री लीडरशिप है या फिर पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसके वो टच में रहते हैं, कई बार ईरान गए। अमरीश साहब को सुना जाए, अंदर की बातों को और समझा जाए। अमरीश भाई, क्या ट्रंप वाकई सरेंडर कर गए, मैदान छोड़ चुके हैं और इसलिए कह रहे हैं कि हमें ईरान की शर्तें कबूल हैं और हम जल्दी इस्लामाबाद जाके डील साइन कर देंगे और ये युद्ध रुक जाएगा? क्या ट्रंप पूरी तरह से अब समर्पण कर चुके हैं? देखिए, ट्रंप तो हार गए, ये बात तो सही है। जंग वो हार गए हैं, हाथ उन्होंने खड़े कर दिए, उनकी सेना ने हाथ खड़े कर दिए। जो अंतिम दांव था नेवल ब्लॉकेड, जब ये काम नहीं किया तो ट्रंप को लगा कि अब अगर हमें युद्ध शुरू करना है तो अब ग्राउंड इन्वेजन करना पड़ेगा
पहले की तरह नहीं हो सकता जो 40 दिन में हुआ है, और ग्राउंड इन्वेजन के लिए उनकी फोर्सेस तैयार नहीं। तो इसलिए देखिए, यहां पर सीधी बात है कि ट्रंप ने फिर नेतन्याहू पे भी प्रेशर डाला, लेबनान में डील करो। अच्छा, एक चीज और हुई है कि जो यूरोप से इनका झगड़ा था, जो नेटो को ये बार बार कह रहे थे कि नेटो हमारी मदद को नहीं आया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वो खाई और बढ़ गई। वो खाई इस तरह की हो गई है कि मेलोनी, जो इनकी खास थी राइट इटली विंगर, की, हाँ जी, इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी, उनसे झगड़ा हो गया और उनसे पब्लिक झगड़ा हुआ पोप के फ्रांस सवाल। से हो गया, ब्रिटेन से हो फ्रांस गया। से हो गया, ब्रिटेन से हो गया, लेकिन मेलेनी वाली बात ट्रंप को चुभ गई। मतलब उनको वाकई लगा कि यार ये क्या हो रहा है। यहां तक सोचिए आप कि मेलेनी ईरान के पक्ष में खड़ी हो जाए, किसी ने सोचा नहीं था। तो मेलेनी से मतलब ट्रंप ने कहा कि ये जो पोप है ये ईरान में न्यूक्लियर वेपन चाहता है। तो मेलेनी ने कहा कि 9 देशों के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन इस्तेमाल एक ही ने किया है, अमेरिका ने। तो उन्होंने सीधे धमकी दे डाली उसको, ट्रंप को, कि ईरान की बात मत करो, तुम अपनी बात करो, तुम्हारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है और तुम तो इस्तेमाल भी कर चुके हो। तो इस तरह की तल्खी कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नेटो और या यूरोपियन देश और अमेरिका के बीच नहीं देखी गई। ये दिस इज द फर्स्ट। और सब का सब इसराइल के भी खिलाफ हो जाएं, ये तो मतलब अप्रत्याशित है। कैसे इसराइल के खिलाफ सब हो गए, स्पेन, पोर्चुगल, इटली, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड। ये तो मतलब एक तरीके का एक अपनी तरह की क्रांति है। अमरीश भाई, टर्निंग पॉइंट क्या था जहां मिस्टर ट्रम्प को लगा, उनकी फौज को लगा कि नहीं, अब समेटना चाहिए? इस युद्ध का टर्निंग पॉइंट क्या था जहां ट्रम्प सरेंडर के लिए तैयार हुए? टर्निंग पॉइंट था इनके जहाजों का गिरना चिड़िया की तरह, जैसे F-15, F-16, F-22, F-35। वो जब गिरने लगे तब इनको लग गया कि इसके पीछे चाइना की टेक्नोलॉजी है, चाइना अब खुल के सामने आ गया। ये ट्रम्प को लगने लगा, और इसी से फिर उनको लगा कि आगे भी ऐसे ही होगा। फिर बैटल ऑफ इस्फहान जो हुई, जो इन्होंने अपने पायलट को छुड़ाने की बात की, दरअसल वो पायलट को छुड़ाना नहीं था, उससे इनरिच्ड यूरेनियम उठाना था, वो मकसद था। वहां भी ये फेल हुए, और वहां भी इन्होंने देखा कि कैसे ईरान की फोर्सेज हैं, अलग अलग फोर्सेज, वो मिलके लड़ी। और फिर देखिए, जो यमन ने कह दिया कि बाबल मंदाब हम बंद कर देंगे, ये फाइनल एक नेल हो गया, नेल लग गया इनके कॉफिन में। तो ये चीजें थी जी। अमरीश भाई, ट्रम्प कह रहे हैं कि साहब ईरान जो है उसने हमारी शर्त मान ली है, और ईरान जो है वो न्यूक्लियर डील पर साइन करने को तैयार हो गया है। मतलब ट्रम्प एक ऐसा इंप्रेशन दे रहे हैं जैसे आसिम मुनीर को तेहरान भेजकर उन्होंने ईरान पर दबाव डाल दिया और ईरान उनकी शर्तें मान रहा है। हकीकत क्या है? क्या ये जो न्यूक्लियर बम की डील है ये कोई नई नहीं है? ईरान पहले भी ऑफर दे चुका है कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, हम एनरिच यूरेनियम से कोई न्यूक्लियर परमाणु बम बनाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। वो तो देखिए, अली खामनेई जो शहीद सुप्रीम लीडर, उन्होंने ही कह दिया था, उनका फतवा था कि न्यूक्लियर बम हम नहीं बनाएंगे, और वो फतवा अभी भी रिवोक नहीं हुआ है। तो ये तो ईरान शुरू से कह रहा था। और जेनीवा में जब बातचीत हो रही थी युद्ध के जस्ट पहले, 28 फरवरी के जस्ट पहले, उसमें भी उसमें भी ये बात आई थी कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट पे तैयार। लेकिन फिर भी हमला किया ट्रंप ने, ये सोच के कि हम हमारा मकसद यूरेनियम एनरिचमेंट रोकना नहीं है, हमारा तो मकसद है ईरान को झुकाना और उसकी संपत्ति पे, उसकी संपदा पे कब्जा करना। अब ट्रंप को ये लग गया है कि भाई अब अगर हम ज्यादा इसमें घुसे तो हमारी बेइज्जती है, अब यही मान लो और इसी को अपनी जीत कह दो। इतना ही मान लो कि यूरेनियम एनरिचमेंट ईरान तैयार हो गया है अपना रोकने में, और हम अपनी जीत इसमें डिक्लेयर कर रहे हैं। तो देखिए, ये एक ऐसी चीज है कि जिसमें एक्चुअली ट्रंप को अब कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, और आने वाले दिनों में बाबल मंदाब बंद हो जाता तो उनको और दिक्कत हो जाती, दुनिया में सारी की सारी अर्थव्यवस्था बैठ जाती जी। ठीक है। बाबल मंदाब से जिक्र है अमरीश जी का कि जो यमन से जो रूट निकल रही है, लाल सागर से जो ऑयल की जो सेकंड रूट है, उसको भी यमन बंद करने जा रहा था ईरान के कहने पर। और ट्रम्प की जो एजेंसीज थी उनको ये पता लग गया था कि अगर हॉर्मुज की खाड़ी पर अगर ये स्टेलमेट रहता है, जाम लगा रहता है, तो आगे चलकर यमन का रास्ता, बाबल मंडप का जो खाड़ी है वहां भी ऑयल रूट बंद हो सकती है, और तब दुनिया में
40%, 40% प्लस तेल और गैस की सप्लाई रुक जाती और बहुत बड़ी क्राइसिस होती। ये भी एक प्रेशर था ग्लोबल इकोनॉमी का ट्रम्प पर, जहाँ वो झुक गए। एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था कि क्या ये जो आसिम मुनीर हैं, आसिम मुनीर जब तेहरान गए और ये फिर ये डील हो रही है अब, क्या आसिम मुनीर इम्पोर्टेंट हैं, या आपको ये लगता है कि आसिम मुनीर बातचीत नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ ट्रम्प का पैगाम लेके गए थे, ट्रम्प डायरेक्ट डील कर रहे थे, आसिम मुनीर सिर्फ एक मैसेंजर थे, एक इन्फॉर्मर की भूमिका में थे? ये देखिए, आसिम मुनीर को लोग ये चाहते हैं दिखाना कि वो केवल एक इन्फॉर्मर की भूमिका में थे, लेकिन इससे ज्यादा थे। वो डबल एजेंट थे ना। वो तो देखिए, ओह, अ, डबल एजेंट। और क्या भाई, अमेरिका की बात वो पहुंचा रहे थे, लेकिन चाइना के भी गोद में बैठे हुए थे। चाइना का भी गेम वही खेल रहे हैं। और आसिम चाइना मुनीर। ने, हाँ जी, असीम मुनीर, और चाइना जो अ, चाहता था, जिस ट्रैप में, जिस जाल में ट्रंप को फंसाना, कि ट्रंप अपनी उसी बात को मान जाए जो पहले प्रपोज हो चुकी थी, ताकि चाइना कह सके कि देखिए ट्रंप झुक गए, वही चीज हुई। तो इसमें सीधी सी बात है, असीम मुनीर केवल एक ये था कि भाई ट्रंप, क्योंकि उनको अलग अलग पत्ते खेलने की आदत है, एक समय एक पत्ता खेला तो फिर दूसरा खेलेंगे, तो उन्होंने कहा कि चलो इस आसिम मुनीर को खेलते हैं इस बार हम, अपने बिटकॉफ और जेडी अपने जेडी सन वांस को या नहीं अपने भेजेंगे। दामाद हाँ, को। जेडी वाहन से अपने दामाद को नहीं भेजेंगे। आसिम मुनीर, इससे नया एक एंगल आएगा और नई बात होगी। और नई बात कुछ हुई नहीं। और ट्रंप को लगा कि इससे ज्यादा उनके पास अब पत्ते रह नहीं गए। अब ये तो नहीं कर सकते वो कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट से कहें कि ईरान जाओ, वो तो जाएंगे नहीं। और ना ही ठीक है। ईरान, ईरान में कोई चलिए उनकी, खैर, उनका महत्व है। ट्रम्प के परिवार के जो पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का कारोबार है और जो अनाप शनाप कारोबार है, उसको कहीं ना कहीं अ, आसिम मुनीर फैसिलिटेट करते हैं। आसिम मुनीर से आप कह सकते हैं कि एक बिजनेस रिश्ते हैं ट्रम्प की फैमिली के, इसलिए दामाद से भी ज्यादा वो क्लोज हो गए हैं आसिम मुनीर मिस्टर ट्रम्प के, और इसलिए अमरीश जी कह रहे हैं उन्होंने आसिम मुनीर को भेजा। दरअसल आसिम मुनीर एक एजेंट के तौर पे गए। एक्चुअली में ट्रम्प इस बार डायरेक्टली डील कर रहे हैं ईरान को, और ये शायद डायरेक्ट डील का नतीजा है कि एक हल निकल के आ रहा है। आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा कि क्या ट्रम्प सैंक्शंस भी हटाएंगे, और जो $100 बिलियन ईरान का फ्रीज है उसको भी वो अनफ्रीज करेंगे, वापस देंगे ईरान को? और अगर ऐसा वो करते हैं तो ये ईरान की बहुत बड़ी जीत है, इट्स अ बिगेस्ट विक्ट्री फॉर ईरान। और क्या भाई, ईरान अगर सैंक्शन हटवा ले, या अपने फ्रोजन एसेट्स डीफ्रीज करा ले, या फिर कॉम्पनसेशन ले ले, जो $470 बिलियन का नुकसान ईरान को हुआ है जंग के समय, इनमें से तीन में से एक चीज तो ईरान लेगा ही लेगा, उसके उसके बिना साइन नहीं करेगा। तो इन तीनों में से कोई एक चीज मिल जाए, तीनों मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा, लेकिन एक भी मिल जाए तो वो जीत है, वो जीत है ईरान। वो जीत सीधी है बात ईरान की। है। इस माहौल में किसी भी, और कोई जी। इतना कंसेशन देने को अमेरिका तैयारी नहीं था, लेकिन उसको देना पड़ा। 47 साल में जो कंसेशंस, जो रियायतें, जो राहतें अमेरिका ने नहीं दी, वो शायद अब वो देने जा रहे हैं। और ये जंग में जिस तरह से ईरान लड़ा, ईरान की इस्लामिक सेना लड़ी, जहाज़ों को गिरा दिया, F-35 गिरा दिया, F-16 गिरा दिया, बड़े बड़े जहाज, फाइटर जेट्स अमेरिका के ईरान ने गिरा दिए, उस उनकी मिसाइलों ने कहर ढा दिया इसराइल पर, तबाह कर दिया तेल अवीव और हाइफा जैसे शहर। और उसके बाद जो बड़े बड़े जंगी जहाज अमेरिका के थे, जिस पर बड़ा नाज था, गर्व था, यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसा जंगी जहाज, दुनिया का सबसे खतरनाक वॉरशिप, या फिर जॉर्ज बुश, या फिर बाकी जहाज, उनको जिस तरह से पीछे धकेल दिया, वो पीछे हट गए वो जहाज। ये जो ईरान ने अपनी ताकत दिखाई, कहीं ना कहीं इस ताकत से ट्रम्प घबराए। और जब उनके जहाज गिरने लगे जिसके पीछे चाइनीज टेक्नोलॉजी थी, उसके बाद ट्रम्प को लगा कि बेहतर होगा कि इस युद्ध से इज्जत के साथ, सम्मान के साथ बाहर निकला जाए, कोई डील कर ली जाए। और फाइनली जब जेडी वांस वाइस प्रेसिडेंट वो डील नहीं कर पाए, ट्रम्प के दबाव डील नहीं कर पाए, ट्रम्प के दोस्त पुराने प्रॉपर्टी डीलर विटकॉफ डील नहीं कर पाए, तब उन्होंने आसिम मुनीर पर दांव खेला, और वो एजेंट बन के आसिम मुनीर गए। आसिम मुनीर इसलिए यहाँ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि वो चाइना की गोद में भी बैठे हैं। तो चाइना और अमेरिका और ईरान तीनों को कहीं ना कहीं एक साथ जो है आसिम मुनीर लिया एक मंच पर, और वहां पर ये डील हो सकी, जिसमें बहुत से कंसेशन ईरान को मिल सकते हैं। और ट्रंप ने कहा कि वो
खुद इस्लामाबाद जा सकते। यानी ट्रंप लिटरली मैं कहूंगा नैतिक रूप से एक हार है। जंग उन्होंने ही शुरू करी थी और अब पीछे हट रहे। और ईरान की जीत होगी अगर ये सैंक्शंस, जो पाबंदियां वो हट जाएं 47 साल बाद, तो बहुत बड़ी जीत ईरान के लिए होगी और एक नया मुस्तकबिल भी ईरान का होगा, जहां ईरान अपना तेल, अपना गैस, अपने फर्टिलाइजर्स, अपना स्टील, अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट दुनिया के बाजार में इंटरनेशनल रेट पर बेचेगा। तो जो उसकी तरक्की होगी। और मैं आपको बता दूं, जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट है, अमेरिका का बड़ा बैंक, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, कि अगर ये पाबंदियां हट जाती हैं, हॉर्मुज में भी कुछ ना कुछ कंट्रोल मिलता है, तो सऊदी अरब से भी बड़ी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था ईरान होगा। ईरान सबसे बड़ी सैनिक शक्ति होगी इस्लामिक दुनिया में, सबसे बड़ी अर्थ शक्ति होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।